तो कुछ MCQs और देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के। तो ये 7 टॉपिक हमारा सिग्नल जनरेटर। यहाँ पे पहला क्या है, स्कीमेट ट्रिगर के ऊपर MCQ है, यूज फॉर। तो स्कीमेट ट्रिगर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर स्क्वायरिंग अ वेव। ओके, वेव का स्क्वायर करने के लिए हम स्कीमेट ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर वेव को एक आउटपुट में लेने के लिए हम स्कीमेट ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेनली मतलब क्या है कि आपका स्कीमेट ट्रिगर से अगर आपने एक साइन वेव, ये जैसा दिख रहा है साइन वेव डाली है, तो आपको आउटपुट में स्क्वायर वेव मिल जाएगी साइन की जगह। ये कौन कर रहा है, ये स्कीमेट ट्रिगर कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये आपको पूरा सर्किट दिया और इसका आउटपुट पूछा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अज्यूमिंग आइडियल ओपैम्स एंड द ओपैम एंड दैट द ओपैम V2 इज़ नॉट सैचुरेटेड। जो ओपैम V2 या फिर ये U2 बोलना चाह रहा है कि सैचुरेटेड नहीं है। द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म इन द सर्किट सोन इन फिगर बिलो इज अ, मतलब कुल मिला के आउटपुट वेव फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेटर है, ये आपका क्या है, इंटीग्रेटर है। तो ये क्या है, पहला वाला ये स्कीमेट ट्रिगर है आपका। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर वेव मिलेगा, स्क्वायर वेव। और ये एक इंटीग्रेटर है, ये चीज़ इसको देख के आप पहचानेंगे ये एक इंटीग्रेटर है। ये क्या कर देगा, स्क्वायर वेव का इंटीग्रेट कर देगा, तो वो उसको क्या बना देगा, ट्रायंगुलर वेव बना देगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्या है, पहले जो ये है, ये आपका क्या है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, ये आपका क्या दे रहा है, एक स्क्वायर वेव दे रहा है। मतलब स्क्वायर वेव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये स्क्वायर वेव का आपने इंटीग्रेशन करके ट्रायंगुलर आपको मिल गया। तो ये फिगर काफ़ी बड़ा सा है, पर यहाँ पे पहले तो इसको थोड़ा गौर करें, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका एक इंटीग्रेटर है। ओके, और ये जो पहले वाला है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, जिससे हम स्क्वायर वेव आउटपुट में लेते हैं। उसके बाद इसका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। तो फ्रिक्वेंसी को अगर मेजर्ड करना है, अब यहाँ पर डिफरेंट ब्रिजेस आ गए आपके, मैक्सवेल ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारे शीरिंग ब्रिज। तो फ्रिक्वेंसी को अगर मेजर करना है तो आपको व्हीन ब्रिज को इस्तेमाल करना होगा। ओके, फ्रिक्वेंसी को अगर मेजर करना है तो बाकी मैक्सवेल ब्रिज, शीरिंग, हेविसाइड, कैंपबेल ब्रिज, ये सब दूसरी चीज़ों के लिए आपके इस्तेमाल होते हैं, फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए नहीं। ओके, उसके बाद आते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं 199 हो गया। अब आते हैं इधर, ठीक है। ये सारे ब्रिजेस, ये लास्ट क्वेश्चन ब्रिज का था, असल में नेक्स्ट टॉपिक का है। तो सारे ब्रिजेस वाले क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जैसे कि आपका इम्पिडेंस ब्रिज एंड क्यू मीटर, ठीक है, ये टॉपिक है यहाँ पर। द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज ऑफ अ RLC सर्किट इज 5, ठीक है। क्यू फैक्टर की बात कर रहा है कि जो कि 5 एट इट्स रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 kHz, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है FR। फाइंड द बैंडविथ, तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। बैंडविथ इजकल टू FR अपॉन क्यू, बैंडविथ आपका FR अपॉन क्यू के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये हमने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी लगा दी, क्यू फैक्टर उन्होंने दिया हुआ था, बैंडविथ 200 हर्ट्ज आपकी निकल आई। ISRO का क्वेश्चन है 2017 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंडविथ इजकल टू FR अपॉन क्यू। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल बाई, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। मतलब किस से पॉसिबल है, RLC ब्रिज से पॉसिबल है, इसमें खुद C आ गया, और आपका सीरिंग ब्रिज से भी पॉसिबल है। ओके, याद करने का तरीका में क्या है कि सीरिंग में सेकंड टर्म आपका C आ जाता है, तो इस वजह से ये हो गया और RLC हो गया, मतलब जस्ट फॉर याद करने के लिए। बाकी आपके कौन से नहीं है, वीन ब्रिज से आप नहीं कर सकते, और आप मैक्सवेल वीन ब्रिज से भी नहीं कर सकते। तो ये जो वीन ब्रिज है, इन दोनों को अगर बात करें तो इन दोनों से आप मेज़र नहीं कर सकते। क्या मेज़र नहीं कर सकते, कैपेसिटेंस मेज़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ बेस्ट सूटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम सबको पता है कि उससे रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं, उसमें से किसी एक में अननोन लगा देते हैं उस तरीके से, और मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंसेज को मेजर करते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर बात कर रहे हैं तो मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है नेक्स्ट की इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा है कि अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आपके पास पहला है मैगर, एक टेक्निक होती है, ओके, मैगर, और दूसरा है आपके पास गैल्वेनोमीटर मेथड। तो यहाँ पे ये जो दोनों हैं, मैगर और आपका गैल्वेनोमीटर मेथड, ये दोनों ही आपके वैलिड है, और इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए आपका मैगर और गैल्वेनोमीटर मेथड। आपका ऊपर रिवाइज कर लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज आपका मीडियम रेजिस्टेंसेस के लिए लगता है केवल। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस आपका वीन ब्रिज और मैक्सवेल वीन ब्रिज नहीं कर सकता है, RLC और शीरिंग कर सकता है। ओके, आपका बैंडविड्थ इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन क्यू फैक्टर, और आपका ये क्या था कि फ्रिक्वेंसी कैन बी 199, फ्रिक्वेंसी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग वीन ब्रिज। ओके, आगे चलते हैं। करंट एट रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट इज
ठीक है। तो रेजोनेंस पे करंट आपकी क्या होती है, सीरीज में तो वो पैरेलल मैक्सिमम होती है, ओके। और आपका क्योंकि Z मिनिमम होता है, देखो इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। सीरीज रेजोनेंस की अगर बात करें, रेजोनेंस में हम क्या देखते हैं, Z=R हो जाता है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो ये Z क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अब XL माइनस XC की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, है ना। और ये क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो ये Z जो है ये इस केस में आपका ज़्यादा होगा, ज़्यादा वैल्यू का होगा, और Z=R में कम होगा, मतलब ये मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी। तो Z=R मिनिमम वैल्यू हो गई। अब हमें ये भी पता है कि V=IR और I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। अब क्योंकि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो अगर R की वैल्यू ये क्या सबसे छोटी होगी, जैसे यहाँ ये सबसे छोटी वैल्यू है आपकी, ओके। Z=R मिनिमम वैल्यू है, जब ये मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो वही चीज़ है कि करंट रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट इज मैक्सिमम, और इसी का उल्टा पैरेलल में होता है। पैरेलल में आपकी करंट मिनिमम हो जाती है, सीरीज में मैक्सिमम हो जाती है। तो ये एक रीजन के संग बताया। उसके बाद एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, पर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर ग्राफ ऑफ द वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस विद फ्रीक्वेंसी विच चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस की बात कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ किसका वेरिएशन, इम्पीडेंस का वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी, क्या आपका सही है वो आपको बताना है। तो पहला है कि एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी XL इज वेरी स्मॉल एंड XC इज वेरी लार्ज, सो द टोटल इम्पीडेंस इज एसेंशियली इंडक्टिव। तो ये वाला जो ग्राफ की बात करी थी ना मैंने, एक ऐसा ग्राफ था आपका, उसके बीच में ये आपका रेजोनेंस कंडीशन थी। इसके पहले बोला गया था कि कुछ होगा, इसके बाद बोला गया था कि कौन सा, इधर C और L डोमिनेंट होगी, कुछ इस तरीके से। तो ये उसी ग्राफ की बात कर रहा है कि जब लो फ्रिक्वेंसी होंगी मतलब ये वाला केस, और हाई फ्रिक्वेंसी होंगी मतलब ये वाला केस। तो लो और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आपका क्या वैलिड है, दोनों चीज़ वो आपको बताना है, ओके। तो जैसे यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी के लिए बोल रहा है कि XL इज़ वेरी स्मॉल और XC इज़ वेरी लार्ज, मतलब XC डोमिनेट कर रहा है, और इसी का उल्टा, सो द टोटल इम्पीडेंस इज एसेंशियली इंडक्टिव। तो हमारा टोटल इम्पीडेंस इंडक्टिव है। और दूसरा क्या कह रहा है कि एट द फ्रिक्वेंसी गोज अबव रेजोनेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट। यहाँ पे हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट करेगा और इम्पीडेंस हमारा घट जाएगा। तो ये हमें सही गलत बताना है, ओके। तो ये हमारा जो ग्राफ आ गई पैरेलल RLC के लिए है। तो ये जो आपका है यहाँ पे जो मैंने ऐसी बात करी गई थी कि RC आपका, ठीक है, ये राइट आंसर है। पहले ये डाउट था पर इसको करेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे RC आपका डोमिनेंट होता है और इस जगह आपका RL डोमिनेंट होता है, ओके। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा कि आपके दोनों ही सही होंगे। या एक बार फिर से देख लेते हैं, इधर आपका कैपेसिटेंस डोमिनेट है, इधर आपका इंडक्टेंस डोमिनेट कर रहा है। अब इन्होंने लो फ्रिक्वेंसी पे क्या बोला है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी गलती कर दी है। इन्होंने ये तो बोला है XL इज वेरी स्मॉल एंड XC इज वेरी लार्ज, ठीक है। XC इज वेरी लार्ज का क्या मतलब है, XC डोमिनेट कर रहा है इंडक्टिव कैपेसिटेंस, तो यह आपका एसेंशियली इंडक्टिव कैसे हो जाएगा लार्ज फ्रिक्वेंसी पे, ओके। टोटल इम्पीडेंस इज एसेंशियली इंडक्टिव। यहाँ पे क्या कह रहा है सेकंड केस में कि फ्रीक्वेंसी गोज अबव रेजोनेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट, ओके। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे डोमिनेट करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पे डोमिनेट करेगा, एंड द इम्पीडेंस डिक्रीज, और इम्पीडेंस आपका घट जाएगा। तो इम्पीडेंस बढ़ जाएगा अगर इंडक्टिव, जैसे ये क्या होता है Z=√R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ओके। अब ये वैल्यू तो ऐड हो रही है इसमें। अब XL अगर बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये ऐड होके इम्पीडेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगी, ओके। इम्पीडेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगी अगर XL आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर XL नेगेटिव मतलब छोटा हो गया XC से तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। बट कुल मिला के बात तो यहाँ पे क्या है कि हमारा स्क्वायर ही आ रहा है, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बट कितना ज़्यादा है तो इस पॉइंट को तो छोड़ देते हैं। XL XC से कितना ज़्यादा बड़ा है, उसका मतलब है मान लो कि XL 9 है और XC आपका 6 है, तो ये 3 आ गया। इसका उल्टा कर लेते तो भी तो ये -3 आ रहा है, बट क्योंकि हमें तो इस 3 और -3 दोनों का स्क्वायर करना है, वो तो एक ही बात हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ इतने कन्फ्यूजन से अच्छा है आप केवल इसको याद रखो कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के पीछे आपका ये है और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बाद आपका ये है, ओके, फॉर पैरेलल RLC, ये याद रखेंगे, ओके। इसीलिए जो मैंने पीछे डिस्कस किया कि बोथ 1 और 2 आर फॉल्स, दोनों में कुछ ना कुछ गलती है, 1 और 2 दोनों में गलती है, ओके। ये जो था कि इसमें ये एसेंशियली इंडक्टिव नहीं होना चाहिए और यहाँ पे ये कैपेसिटिव नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद आते हैं 207 पे कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट की अगर बात करें, इंक्रीजिंग इंडक्टेंस टू ट्वाइस इट्स वैल्यू। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में अगर इंडक्टेंस को उसकी वैल्यू से दुगना बढ़ा दें एंड कैपेसिटेंस टू डबल ऑफ इट्स वैल्यू, ओके।
इंक्रीजिंग इंडक्टेंस टू ट्वाइस इट्स वैल्यू एंड कैपेसिटेंस टू डबल ऑफ इट्स वैल्यू, ये तो दोनों एक ही बात हो गई। देन द न्यू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी विल बी, तुम्हारी न्यू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी? ओके, दोनों को ही 2 गुना बढ़ाया है, मतलब कुल मिला के ये दोनों को ही 2 गुना बढ़ाया है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होती है? एफ आर इजकल टू 1/2 पाई रूट एल सी। अब क्योंकि दोनों को 2 गुना बढ़ाया है तो यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, और आप उसमें से चेक करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? एफ आर जो न्यू वाला है वो पिछले वाले से आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। आप इसमें 4 को सप्लाई कर दो, 2 × 2 को सप्लाई कर दो रूट के अंदर, वो बाहर निकल के क्या बनाएगा? 2 बनाएगा। तो एफ आर अगर डैश की बात करोगे तो 1/2 तो अलग कर लो, और जो बची हुई चीज़ है वो यही हो जाएगी 2 पाई एल सी। अब ये पूरी आपकी इनिशियल वाली हो गई, तो एफ आर डैश इनिशियल वाले का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ठीक है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो ये है कि अगर दोनों ही के वैल्यू को 2 गुना बढ़ा दिया, अगर मान लो किसी एक की वैल्यू को बढ़ाते तो 1/√2 टाइम्स हो जाता। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले देखते हैं 212 कि रेजोनेंस इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यूज टू डिस्क्राइब। रेजोनेंस से हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉइल एंड कैपेसिटर सर्किट। तो कॉइल और कैपेसिटर सर्किट की फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप बता सकते हैं। ओके, रेजोनेंस कब होता है आपका? एक्सएल इजकल टू एक्ससी होना चाहिए, एफसी इजकल टू दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल होनी चाहिए, एफसी और एफएल, तभी हमारा रेजोनेंस हो सकता है। ओके, तो ये 212 आपका हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं 208। यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर द फॉलोइंग सर्किट एज सोन डिटरमाइन द क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर आपको बताना है एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? तो Q का फॉर्मूला होता है Q इजकल टू 1/R√L/C। ओके, 1/R√L/C, ये आपका क्या हो गया? रेजोनेंट फैक्टर हो गया, क्वालिटी फैक्टर हो गया रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे। तो 1/R√L/C, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। R तो बाहर है और √L/C आपका अंदर है। अब इसको इस तरीके से एक हिंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आपको टाइम कांस्टेंट तो याद ही होना चाहिए दोनों के, एक का तो आपका RC हो जाता है, एक का आपका L/R हो जाता है, और अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? L/R और इंटू RC डिनोमिनेटर में। अब आप इसमें से रूट लगा दो पूरे में। ओके, तो ये आपको क्या दे देगा? क्योंकि ये R का स्क्वायर है तो ये 1/R बाहर दे देगा, √L/C। इसका मतलब है कि ये जो टाइम कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, इसको डिवाइड करो इसके नीचे। ओके, फिर इनका रूट कर दो। मतलब ये एक तरीके से हिंट है कि आपको गलत फहमी ना हो याद करने में। तो 1/R बाहर, √L/C आ गया। अब इसमें हमने अलग अलग वैल्यूज़ लगा दी, जैसे कि आपका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लगा दी। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ये 100 ओम है, ये थोड़ा सा गड़बड़ी करी है शायद इनने, 100, अच्छा 10 ओम ही है, 90 ओम ये है, हाँ इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर ले। ये दोनों मिला के 100 ओम हो गए, तो ये 100 आ गई वैल्यू। फिर आपका L कितना है? 5 हेनरी, ये 5 हेनरी है तो ये यहाँ आ गया। फिर आपका ये कितना है? ये 100 माइक्रो फेरेड है, ये यहाँ आ गया। तो ये सॉल्व होके आपका Q आ गया 100/100 कट के √5, मतलब 2.24, तो 2.24 वैल्यू आ गई। यही का इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था ये 2016 का। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्वालिटी फैक्टर का, जब रेजोनेंस की बात हो रही है तो 1/R√L/C। तो ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 209 में। तो 209 में क्या कह रहा है? करंट ऑफ, ये आपको करंट दी है, उसकी DC वैल्यू है और ये आपकी AC वैल्यू है। 10 + 6 sin ω t + 30 एम्पेयर पास थ्रू 2 मीटर, 2 मीटर से इसको पास किया है। देर आर PMMC मीटर, ये आपके दोनों PMMC मीटर है, और एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एक मूविंग आयरन टाइप का है और एक PMMC टाइप का, अलग अलग। द रेस्पेक्टिव रीडिंग इन एम्पेयर। तो आपका कौन सा क्या रीड करेगा आपको ये याद करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि है था PMMC मीटर केवल DC करंट को ही मेजर करता है, धारा मतलब करंट। तो PMMC मीटर केवल DC को ही मेजर करता है। ओके, तो पहले का तो आंसर आपका 10 एम्पेयर आ गया। अब 10 एम्पेयर तो आपका 3 ऑप्शन में है, तो आपका ये तो गलत हो गया। खैर, तो अब इसमें से कोई भी सही हो सकता है। अब आपको दूसरे बताना है कि आपका मूविंग आयरन क्या रीड करेगा। मूविंग आयरन टाइप मीटर की अगर बात करें तो वो कैसे रीड करता है? √I/DC² + Im/√2। ये क्या है? IRMS वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? IRMS का स्क्वायर है। तो आइए आपको IRMS निकालनी पड़ेगी। तो 6/√2 आ गई, तो ये आपका 10² + 6/√2², इसको सॉल्व करके जो आया वो आपका आंसर, तो 10.86 एम्पेयर आ गया आपका। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल का, भले ही इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है बट इसी के भी कॉमन सिलेबस में जो मेजरमेंट हो उसमें आ जाता है। तो अगर आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो केवल DC वैल्यू को मेजर करता है, मूविंग आयरन टाइप आपका
रूट ऑफ IDC² प्लस आपका IRMS², दोनों को मेजर करके बताता है। ओके, फिर आता है कि मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस इज पॉसिबल बाय, तो हमने क्या देखा था, RLC ब्रिज और आपका शीरिंग ब्रिज, दोनों से हम कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था, शीरिंग में ये C आ जाता है और RLC में तो आता ही है। अब वहाँ पे ये दोनों ब्रिज थे आपके, मैक्सवेल वीन ब्रिज और वीन ब्रिज, ये दोनों नहीं करते थे कैपेसिटेंस को, तो यहाँ पे जो मैक्सवेल वीन ब्रिज है वो आपका इंडक्टेंस को मेजर करता है। ओके, और वीन ब्रिज क्या मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। ये आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी है, वीन ब्रिज आपका फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, और मैक्सवेल वीन ब्रिज आपका कैपेसिटेंस को मेजर करता है। ओके, अब इधर के एक दो क्वेश्चन जो छूट गए उसको भी ले दे सकते हैं कि डैश कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ आपका ये मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है कि रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ आपका ओम मीटर और रेजिस्टेंस ब्रिजेस। ठीक है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है, वॉट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर नहीं, एम मीटर नहीं, उनके अपने अलग अलग है, पावर, वोल्टेज, करंट, तो रेजिस्टेंस के लिए ये हो गया, ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 214 में कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस वैल्यूज, ये भी हमको पता है, वो भी कौन से रेजिस्टेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज की अगर बात करें तो मीडियम वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर कराता है। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं जो लास्ट में बचे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग 211 इज यूज फॉर मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ये भी हमने देखा है। तो आपका मैगर था वहाँ पे, और आपका एक और क्या था, उसको लिखा भी था अलग करके, ऊपर निकल गया है। ठीक है, आपका मैगर था, वो गैल्वेनोमीटर टाइप का ये मेथड था। ठीक है, ये लिखा है गैल्वेनोमीटर विधि, ये हिंदी में था, गैल्वेनोमीटर मेथड ऊपर लिखा है। तो मैगर और गैल्वेनोमीटर मेथड से आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस को निकाल। अब यहाँ पे क्या याद रखेंगे, जितनी भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, उसमें मीडियम टाइप के सब आपको याद रखने हैं। ओके, तो आपका यहाँ तो केवल मैगर है, ठीक है, कैंपेल ब्रिज और ये केल्विन ब्रिज, ये जो दोनों ब्रिज हैं, ये वाले, ये दोनों नहीं। चलो इधर देखते हैं, एक कुंडली का क्यू कारक बढ़ाने के लिए तार होना चाहिए। ओके, क्यू मतलब क्यू फैक्टर की बात हो रही है, तो क्यू फैक्टर को अगर बढ़ाना है तो आपको वायर थिक होना चाहिए, उसकी डायमीटर ज़्यादा होनी चाहिए, बस इतना रिलेशन दिमाग में याद रख लेंगे। क्यू फैक्टर ज़्यादा होने के लिए आपका वायर भी उतना थिक होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है बहुत अधिक उच्च प्रतिरोध। ठीक है, तो इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेटर एक तरीके से क्या है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, मतलब जो बिल्कुल ही करंट को नहीं फ्लो होने देता है। तो इंसुलेशन कैसा हो सकता है, रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस और इंसुलेशन एक ही बात हम कह सकते हैं। ओके, तो ये यही बात है कि उच्च प्रतिरोध मतलब इंसुलेशन, और इंसुलेशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है, पर क्या पढ़ा है, मैगर। तो ये जो मैगर चीज़ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैगर से हम हाई रेजिस्टेंस या फिर उच्च प्रतिरोध में हाई रेजिस्टेंस या फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे आता है अलग। ठीक है, ये पहली बार आया कि नेम द ब्रिज यूज फॉर मेजरिंग लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सा ब्रिज हम यूज़ कर सकते हैं, केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड को यूज़ कर सकते हैं लो रेजिस्टेंस के लिए। ओके, केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, 217 पे आते हैं। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, एक मैगर के लिए एक विद्युत शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है, मतलब जो मैग्नेटिक पावर होती है किसके द्वारा। तो एक स्थायी चुंबक वाला डीसी जनरेटर हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। कौन सा जनरेटर, डीसी जनरेटर, वो भी एक आपका स्टेबल मैग्नेट वाला। ओके, एक मैगर के लिए जो हमने ऊपर मैगर पढ़ा था, इससे हम इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, हैंड ड्रिवन जनरेटर्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। कॉइल का डिफ्लेक्शन हमारा जो अज्ञात प्रतिरोध मतलब जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉइल कितना डिफेक्ट कर रही है वो हमें बताएगी कि हमारा अननोन रेजिस्टेंस कितना है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सब वही हिंदी में क्वेश्चन दे दिए हैं कि मैगर में नियंत्रण टॉर्क जो हमारा है डैश के द्वारा प्रदान की जाती है। तो कुंडली मतलब कॉइल के द्वारा। ओके, ये किसके लिए, कॉइल से कंट्रोलिंग टॉर्क। ये क्या है, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क की बात कर रहा है। तो सी से कॉइल, सी से कंट्रोलिंग और मैगर के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 223 पे कि विच व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यूज टू मेजर होगा। ठीक है, मेजर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप देखो कूलम मीटर होगा, ये कूलोमीटर है, वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रोमीटर, ये सारे नहीं। गैल्वेनोमीटर से आप इलेक्ट्रिक करंट भी निकाल सकते हैं, इसका हो गया गैल्वेनोमीटर। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 219 पे, एक मैगर का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है आपका 100 वोल्ट, क्योंकि इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस पे काम करता है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस पे, तो वोल्टेज भी यहाँ पे हाई है। तो 100 से 160 की इसकी रेंज होती है मैगर की ऑपरेटिंग वोल्टेज की।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं 224 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कांट बी यूज टू मेजर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या कर सकते हैं, देखो वीन ब्रिज, शीरिंग ब्रिज हमने देखा था, तो ये एंडरसन ब्रिज को हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक साथ लिस्ट दे दी है, इसको पॉज करके देख लेंगे कि, और यहाँ पे दी शॉर्टिस ब्रिज से भी मेजर कर सकते हैं, शीरिंग से कर सकते हैं, वीन से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मीडियम रेजिस्टेंस, ठीक है। दो हमने अलग अलग पढ़े थे, कौन से, लो रेजिस्टेंस के लिए केल्विन डबल ब्रिज और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। ये पूरा जो ब्रिज है ये आपका लो रेजिस्टेंस के लिए। फिर आपका वापस लौट के आता है ओके, ये सी वाला अलग है, ये अलग है। ओके, ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज आपका मीडियम क्यू इंडक्टेंस के लिए। ओके, इसमें कैपेसिटेंस भी आ जाता है, मैक्सिमम मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। फिर आपका हे ब्रिज है हाई क्यू इंडक्टेंस के लिए, हाई क्यू फैक्टर और इंडक्टेंस को निकालने के लिए। फिर एंडरसन ब्रिज, ये आपका लो और लो के लिए दो है इंडक्टेंस, लो क्यू इंडक्टेंस के लिए आपका एंडरसन और ओवन ब्रिज दो ब्रिज है। उसके बाद फिर आपका शीरिंग ब्रिज आ जाता है जो कि आपका कैपेसिटेंस के लिए, और वीन ब्रिज सबको पता है आपका फ्रीक्वेंसी के लिए है। तो ये हमारे काफ़ी सारे ब्रिज हो गए। अब यहाँ पे क्या है, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज सबको पता है, लो रेजिस्टेंस के लिए केल्विन डबल ब्रिज, और आपका मीडियम क्यू इंडक्टेंस के लिए आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। आपका हाई क्यू के लिए एक है हेज ब्रिज, एच से हाई है, एच से हेज। फिर आपका लो के लिए दो एंडरसन और ओवन ब्रिज, ये याद रखेंगे। और कैपेसिटेंस के लिए सीरिंग, और वीन ब्रिज जो पर्टिकुलर है वो आपका फ्रीक्वेंसी के लिए है। उसके बाद आता है 220, द क्यू फैक्टर ऑफ द कॉइल इज, क्यू फैक्टर कॉइल का हमारा क्या होता है, ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय, ओके, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई है और एनर्जी डिसिपेट हुई है जो पर साइकिल, वो हमारा कितना है, वो हमें यहाँ पे करना है। ओके, ये हमारा ओमेगा एल अपॉन आर, क्यू फैक्टर इज ओमेगा एल अपॉन आर। नेक्स्ट आपका देखते हैं, ओके, ये तो हमने देख ही लिया कि क्यू फैक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो क्यू फैक्टर आपका रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल के इक्वल होता है। ओके, क्यू फैक्टर ओमेगा एल, या आपका इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 2 पाई इंटू ये आपका मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड और आपका मैक्सिमम ये एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। मैक्सिमम एनर्जी ये आपका ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर है और ये नीचे है। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ आर बाई जेड ही आपका पावर फैक्टर होता है। ओके, तो ये तो क्यू फैक्टर का पावर फैक्टर से कुल मिला के ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, ये याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपका रेजिस्टेंस वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद 225 पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कि इन अ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट द सेंसिटिविटी इज डैश एंड एक्यूरेसी इज डैश। तो दो ही हमारी हाई होती हैं, कैसे, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में, ये याद रखेंगे। ओके, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपका सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी दोनों ही आपका हाई होती हैं, ठीक है, ये हाई। उसके बाद आते हैं कि 229 पे मेजर द इंडक्टेंस एल हैविंग हाई वैल्यू विच ब्रिज कैन बी यूज। तो हाई वैल्यू इंडक्टेंस के लिए हमने ऊपर देखा था एच से हाई और एच से हे। ओके, तो इसको याद करना तो आसान है, एच से हाई और एच से हे, तो आपका हे ब्रिज हाई इंडक्टेंस वैल्यू के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 226 की फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल एक्स टी इजकल टू 20 cos 10 पाई टी प्लस पाई बाई 6। तो यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड हमें निकालना है, हमें इसको देखना पड़ेगा। इसको किसके इक्वल रखेंगे, 2 पाई एफ टी के। तो एफ हमारा क्या दे दिया 5 हर्ट्ज, और उसी से अपोजिट करके रेसिप्रोकल करके आपका ये आ जाएगा फंडामेंटल पीरियड 1/5 सेकेंड। ओके, तो डायरेक्ट ये जो 10 पाई टी से क्या निकला 5 और उसका 1/5 उल्टा हो गया। उसके बाद आता है हमारा 230 के हायर द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ अ सीरीज सर्किट नैरोअर इट इज इट्स बैंडविड्थ। तो कुल मिला के इसका पूरा कंक्लूजन केवल क्या कहता है कि आपका जो क्यू फैक्टर है वो बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वैसे भी हमने क्या देखा है कि बैंडविड्थ क्या होता है, एफ आर अपॉन क्यू फैक्टर, है ना, ये फॉर्मूला हमने ऊपर देखा है, उसको रिवाइज कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि हमारा क्यू फैक्टर बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ये याद रखेंगे कि क्यू को बढ़ाएंगे तो बैंडविड्थ कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। उसके बाद ISRO को क्वेश्चन है 2015 का, इस पे आते हैं कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेस बाय द वोल्टेज सोर्सेज। तो वोल्टेज सोर्स कितना हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो ये तो कुछ भी नहीं था, बेसिक जो क्वेश्चन था आपका। ओके, इसमें I/4 जा रहा है, ये I है तो इसमें कितना जा रहा होगा, इसमें 3I/4 जा रहा होगा, ठीक है, ये लिखा है 3I/4। अब ये 3I/4 है, ये 4 ओम है, इससे वोल्टेज निकाल लेंगे, फिर इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ये तो कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन आपका जो पेपर हुआ है आपका UPPSC
और पॉलिटेक्निक लेक्चरर का ही, और आपका 2021 में जो हुआ है 22 दिसंबर को उसमें पूछा था कि क्यू फैक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, और ये आपका और कहाँ आ चुका है, ये आपका गेट 2005 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है ये सेम, ओके, गेट 2005 का वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपका सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है क्यू फैक्टर, ओके। तो क्यू फैक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं ये वाला, पहले ये थोड़ा हटा लेते हैं चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं 231 में क्या कह रहा है कि इन द फिगर जेड इन, ठीक है, ये आपको दिया 100, ये 25 डिग्री एंगल है, जेड भी ये आपको कुछ इस तरीके से दिया 302 माइनस 90 डिग्री, तो ये टाइप सही से नहीं हो पाया मेरे हिसाब से, ओके। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि 100 एंगल 50 डिग्री है ये, और 300 एंगल माइनस 90 डिग्री है। उसके बाद ठीक है जेड सी दिया है कुछ 200 एंगल 0 है, 3 दे दिए हैं, जेड ए जेड बी, ये ठीक है जेड ए जेड बी और जेड सी। फॉर द बैलेंस लोड कंडीशन, बैलेंस लोड कंडीशन के लिए आपको जेड डी निकाल के लाना है। तो जेड डी जो है आपका ये वाला, ये बैलेंस लोड कंडीशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी फ्लो नहीं होना चाहिए बीच में से, ओके। तो जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी के इक्वल होना चाहिए। तो बस ये याद रखना है कि जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी आपको इक्वल करना है। तो 100 300 200 कितना दे दिया 600, फिर सारे एंगल, ये आपका एंगल आपने कर दिया -50 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये तो 0 है, ओके। तो ये माइनस आपका 140 डिग्री हो गया, बट क्योंकि ये यहाँ पे माइनस नहीं था तो इसको जेड ए को माइनस में इस्तेमाल किया है, ओके। अब पता नहीं क्यों किया, बट ये माइनस में किया तो -140 डिग्री, वरना क्या है अगर प्लस में यूज़ करते तो 50 माइनस 90 आपको -40 डिग्री कर देता, बट आंसर यहाँ पे 600 माइनस 140 डिग्री दिया है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलो इस क्वेश्चन को उतना नहीं लेते, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। उसके बाद क्यू फैक्टर आपका वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस देख ही लिया है। फिर आता है कि मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एसी ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ, ठीक है। ये हमने वहाँ पे भी देखा था कि मीडियम क्यू वैल्यू वाले के लिए आपको कौन सा है, मैक्सवेल वाला है। मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के नाम में है, इंडक्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी, ओके। तो ये दोनों चीज़ें इसके नाम में है। मीडियम क्यू वैल्यू के लिए आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस वैल्यू। उसके बाद आता है आपका 223 में कि द ब्रिज यूज टू मेजर आपका वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस बिलो 1 ओम। कुल मिला के बात हो रही है बहुत ही लो वैल्यूज के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ओके। तो लो रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या देखा था, व्हीटस्टोन तो आपका मीडियम के लिए था, मैक्सवेल ब्रिज आपका दूसरी इंडक्टेंस के लिए, हे ब्रिज हाई क्यू फैक्टर वाले आपके इंडक्टेंस के लिए, तो केवल बचा कैल्विन ब्रिज। तो कैल्विन ब्रिज जो होता है तो कैल्विन ब्रिज आपका लो, ओके। जैसे कैल्विन में लो, कैल और इसी एल से लो, तो ऐसे याद करने के तरीके हैं, ठीक है। कैल्विन लो रेजिस्टेंस वाला आपका ब्रिज। उसके बाद आता है बैलिस्टिक टाइप का आपका गैल्वेनोमीटर, इज यूजली लाइटली डैम्प्ड सो दैट, इसको लाइटली डैम्प्ड करके रखते हैं, ठीक है, यूजली लाइटली डैम्प्ड सो दैट इट में ऑसिलेट, इसको ऑसिलेट कराने के लिए इसको लाइटली डैम्प्ड हम करते हैं, ठीक है। डैम्पिंग इसमें ये जो है ये लाइटली होती है, इट में ऑसिलेट। उसके बाद आता है कि द ऑपरेशन ऑफ क्यू मीटर इज बेस्ड ऑन द, ठीक है, सेम वही है। क्यू मीटर आपका किस पे बेस्ड है, ये डीएमआरसी में भी पूछा है, तो आपका सीरीज रेजोनेंस पे बेस्ड है क्यू मीटर आपका, ओके। यहाँ पे क्यू की वैल्यू आपकी हमने पहले भी देखी है 1/r√L/C आपके क्यू की वैल्यू होती है। उसके बाद आता है आपका 237 की इन सीरीज RLC सर्किट, हाई क्यू फैक्टर वाला सर्किट है सीरीज RLC, ओके। द करंट पीक्स एट अ फ्रिक्वेंसी, जो करंट है वो पीक करती कितने फ्रिक्वेंसी पे आपका, ओके, इक्वल टू द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो सीरीज RLC सर्किट पे हाई क्यू सर्किट द करंट पीक्स, मतलब क्या पूछ रहा है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, ये पूछना चाह रहा है। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, जब आपका R या Z की वैल्यू सबसे कम होगी तो हमारा करंट सबसे ज़्यादा होता है, और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा आपका रेजोनेंट पे ही होता है, इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ओके। क्यू फैक्टर फिर से 1/r√L/C। उसके बाद आते हैं पहले इस क्वेश्चन पे 238 पे कि व्हाट डज द CRT ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले। तो CRT टाइप का ऑसिलोस्कोप आपको क्या दिखाएगा, वोल्टेज और पीरियड, टाइम पीरियड दोनों को दिखाता है, ये याद रखेंगे। CRT ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले वोल्टेज एंड टाइम पीरियड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे 234 पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 234 में क्या कह रहा है कि इफ़ एन अननोन इम्पिडेंस इज मेजर्ड यूजिंग अ सीरीज टाइप क्यू मीटर, ठीक है। क्यू मीटर जब हम अभी पढ़ ही रहे थे, जो वर्क करता है सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे, उसी को लेते हैं। एंड ट्यूनिंग कैपेसिटर वैल्यू इज नॉट चेंजिंग देन अननोन, ठीक है। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ट्यूनिंग कैपेसिटर की वैल्यू है जो वो बदल नहीं रही है,
मेन चीज़ ये है कि ट्यूनिंग कैपेसिटर वैल्यू हमारा मेन चीज़ है। ओके, तो ये हमारा कैसा होगा, अननोन इम्पिडेंस होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पे मतलब डायरेक्ट आंसर है कि आपका प्योरली रजिस्टिव होगा। ये आपका क्यू हो गया ओमेगा एल बाई आर। ओके, ये एफ सी तो पूरा मतलब वही आपकी थ्योरी लिखी हुई है, इससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना है क्यू मोटर के अंदर अगर आपका मेन चीज़ क्या है कि ट्यूनिंग कैपेसिटर वैल्यू अगर आपका चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो ये आपका कैसा होगा, प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा। तो इसको बस याद रखने वाली बात है। उसके बाद आते हैं सीआरटी हमारा वोल्टेज और पीरियड डिस्प्ले करता है, ये तो हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 241 को, कि सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेट्स एट 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दे दी एंड एज ए 3 dB बैंडविड्थ ऑफ 3 dB बैंडविड्थ दे दी आपको कितनी, ठीक है, 10 किलोहर्ट्ज। क्यू पूछा है, तो क्यू क्या होता है, बैंडविड्थ इजकल टू एफ आर अपॉन क्यू, या फिर क्यू इजकल टू आपका एफ आर अपॉन बैंडविड्थ। तो यही फॉर्मूला बार बार देखो आ रहा है, तो ये हमने लगा लिया, तो ये इतना और इतना ये सॉल्व हो गया, 300 आ गया, तो क्यू आपका यहाँ पे क्यू फैक्टर आ गया 300। ये ISR का क्वेश्चन था 2006 का, तो आसान क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे सीरिंग ब्रिज की बात आती है, यूज टू मेजर, ठीक है, तो इसमें ये डबल सेकंड वाला आपका वर्ड क्या है, SC, और C से आपका हो गया कैपेसिटेंस, तो ये याद ही हो गया होगा अब तक। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, पहले देखते हैं 242, एट 3 dB फ्रिक्वेंसी करंट इन द सीरीज RLC सर्किट इज इक्वल टू द करंट इन रेजोनेंस मल्टीप्लाइड बाई, तो 3 dB फ्रिक्वेंसी पे अगर बात करें तो आपका करंट जो है RLC सर्किट वो किसके इक्वल होता है, करंट इन सीरीज RLC सर्किट किसके इक्वल होता है, करंट इन रेजोनेंस, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ता है, 1/√2, ये याद रखेंगे। ओके, जैसे कि हमने क्या देखा था कि अगर ये 1/2 पाई आपका LC है, इसमें दोनों की वैल्यू को 2 गुना कर दो, तो ये पूरी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 1/2 टाइम्स हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर से √4 निकलता है और वो बाहर आके 2 हो जाता है। अगर किसी एक को आप 2 गुना करते हो तो आपका √2 बाहर आ जाएगा, तो ये वही √2 वाला केस है। बात किस पे हो रही है, 3 dB फ्रिक्वेंसी पे हो रही है, 3 dB फ्रिक्वेंसी पे, ये याद रखेंगे। ओके, फिर 243 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन फिर वही उसी तरीके का जो आपका बीच में ये रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है, पहले आपका C हो गया और बाद में आपका VL हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि एट अ सीरीज RLC सर्किट रेजोनेट्स एट 1000 किलोहर्ट्ज, तो इसको ध्यान से देखना दिमाग में कि 1000 किलोहर्ट्ज पे वो रेजोनेट कर रहा है। ओके, अब रेजोनेट तो कर रहा है, अब फ्रिक्वेंसी उन्होंने हमें फिर अलग से भी दी है कि एट फ्रिक्वेंसी ऑफ 995 किलोहर्ट्ज द सर्किट इम्पिडेंस है, तो सर्किट इम्पिडेंस हमारा 995 किलोहर्ट्ज पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 995 को कंपेयर करने में वो लेस देन आएगी 1000, तो ये आपका कैसा होगा, ये आपका कैपेसिटिव टाइप का होगा। ओके, तो बस आंसर में हो जाएगा कैपेसिटिव। और अगर ये 1000 की इक्वली होती तो रेजिस्टिव हो जाता है, 1000 से ज़्यादा होती तो इंडक्टिव हो जाता है। ओके, फिर आता है आपका UPS स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, UPS की फुल फॉर्म जो आपका कंप्यूटर्स में पहले लगा होता था, अभी भी मतलब लैपटॉप में तो नहीं होता, कंप्यूटर जो वैसे वाले होते हैं उसमें होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है वोल्टेज रेगुलेटर इज़ यूज इन, वोल्टेज रेगुलेटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आपका मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, उसके चार्जर में आपको वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ओके, मोबाइल फ़ोन। उसके बाद फिर आता है कि यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि डिजिटल मल्टीमीटर्स आर बिल्ट यूजिंग वोल्टेज मेजरिंग यूनिट्स वाइल एनालॉग मल्टीमीटर्स आर बिल्ट यूजिंग करंट। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आपका जो डिजिटल मल्टीमीटर्स हैं उनकी अगर बात करी गई है उनके लिए वोल्टेज मेजरिंग यूनिट्स हमने यूज़ करी हैं और एनालॉग के लिए हमने करंट मेजरिंग यूनिट्स यूज़ करी, ये मेन डिफरेंस है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट भी, एनालॉग के लिए करंट और डिजिटल के लिए वोल्टेज। BSNL का क्वेश्चन था, ठीक है, 2006 का। उसके बाद एक दो क्वेश्चन ये बचे हैं, तो उसके पहले हम आते हैं अपना एक जो ऊपर क्वेश्चन बचा था उसको देखते हुए। ये आपका 239 है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सीरीज RLC सर्किट हैज़ अ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 kHz। ओके, क्वालिटी फैक्टर 100। ओके, अब इफ़ वी डबल द वैल्यू ऑफ RLC, तीनों की वैल्यू को डबल कर दो, उससे पहले हमें क्या याद रखना है, Q इक्वल टू 1/R रूट L/C, ये याद रखना है। ओके, तीनों की वैल्यू को डबल करते हैं। ओके, देयर प्रीवियस वैल्यूज फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, तो नई वैल्यू क्वालिटी फैक्टर की क्या होगी। तो पहले तो आपको ये देखना है कि अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो 1 kHz दिया रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, उसका कोई काम है नहीं, बट दे दी है, तो यहाँ पे आपको तीनों को डबल कर दो, कोई बात नहीं। अब अंदर जो डबल होगा तो वो तो आपका कट ही जाएगा और बाहर जो डबल होगा तो 1/2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये देखो यही आ गया, ये Q1, इसको Q1 बोल दो या Q डैश बोल दो जो न्यू वाली है, तो Q/2। तो पहले आपका कितना था 100 और ये 100 आपका बन जाएगा 50। ओके, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद रहना चाहिए इसके लिए बस। अब आते हैं एक दो लास्ट क्वेश्चन जो है आपके कि अ डिजिटल ब्रॉड बोर्ड एज ए यूनिपोलर, ठीक है, एक डिजिटल बोर्ड की बात कर रहा है जो यूनिपोलर स्क्वायर क्लॉक पल्स है उसकी 250 मेगाहर्ट्ज़ की। एक स्क्वायर क्लॉक है, क्लॉक पोल या क्लॉक पल्स एक ही बात है,
तो एक डिजिटल टाइप का बोर्ड है उसकी ये है। द क्लॉक ऑफ द बोर्ड ऑफ एट ऑल प्लेसेस शुड हैव ऑल हार्मोनिक कंपोनेंट विच हैव मोर देन 10% ऑफ डीसी वैल्यू। तो सारे प्लेसेस पे जो क्लॉक बोर्ड है उसकी जो क्लॉक है उस शुड हैव ऑल उसके अंदर सारे हार्मोनिक कंपोनेंट होने चाहिए विच हैव, ओके ये शुड हैव का मतलब होने चाहिए, ओके विच हैव मोर देन 10% ऑफ डीसी वैल्यू, जिसके अंदर उसकी डीसी वैल्यू की 10% ज़्यादा होनी चाहिए उससे। द बोर्ड हैज़ टू बी डिजाइन फॉर एटलीस्ट, तो इसका क्या मतलब है सीधे से कि 2K हमें यूज़ करना है, ओके हार्मोनिक्स के लिए +1 और इंटू 250 जो फ्रिक्वेंसी हमारी है, ये क्या बना देगा K को हमें यहाँ पे 2 यूज़ करना है, ओके K की वैल्यू यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है मतलब 0 1 हो गया, ठीक है 0 1 बाइनरी, तो 2 × 2 +1 मतलब 5, तो 5 गुना हमें यूज़ करनी है। बट डायरेक्ट इसका आंसर ये है कि 5 गुना आंसर आ जाएगा, ये भी SRO का क्वेश्चन था, ओके तो ये 250 से आपका 1250 हो जाएगी, ओके। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर ये लेक्चर तो खत्म ही है। ये क्वेश्चन हम शायद पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे 3.5 डिजिट की बात करी हुई, इसको हमने डिटेल में देखा था। तो ये जो 3.5 डिजिट का मतलब है कि 3 डिजिट तो आपका 0 से 9 तक जा सकती हैं, और 1/2 का मतलब है कि ये केवल 0 और 1 में ही ऑसिलेट कर सकती है, चेंज कर सकती है। A multi-raised digital voltmeter has display of 3 and 1/2 digit. If it uses a counter type ADC, एक ADC यूज़ करता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, देन मैक्सिमम काउंट ऑफ द काउंटर विल बी। तो मैक्सिमम काउंट क्या होगी, ये हमने पहले ही देखा था। मैक्सिमम काउंट का क्या मतलब है, देखो ये तो आपकी 0 से 9 तक जा रही हैं, ये 3 डिजिट, तो ये आपका हो जाएगी 999, और पहली डिजिट आपका 1 और 0 के बीच में ऑसिलेट करेगी तो वो 1। अब इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, ये देखना कि आपका ये जो 3 और 1/2 इसका एक्चुअल में मतलब क्या है 3 और 1/2 का, ओके उसके हिसाब से आप जैसे अगर वो कह देता है कि 4 और 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1999 और 1 और 9, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, ओके।